क्या फर्क पड़ता है कि हम कैसे हैं, जिसने जैसी राय बना ली उसके लिए हम वैसे हैं। सो गाइज, कर दिखाओ कुछ ऐसा जिसे दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल सक्षम आईएएस जोन में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे तो आपको भारत शासन अधिनियम 1919 के शासन अधिनियम को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। क्योंकि इसके पहले आपको 1919 का आपको क्या है, हमारा परिषद अधिनियम पढ़ चुके हैं, 61 का, 92 का, और आपको क्या है 1909 के परिषद अधिनियम को आप बिल्कुल पढ़ चुके हैं। तो अगले अब हम लोग क्या करेंगे, तो जानेंगे कि हमारे जो भारत शासन अधिनियम है ये आपको आखिर क्या, क्यों, मतलब इस चीज को लाया गया है, तो कारणों को जानते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि कोई भी अगर घटना घटित हो रहा है तो उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड होगा, तभी कोई घटना आपको घटित हो रहा होगा। क्योंकि भारत में अभी अभी पारित हुआ था हमारा 1909 का क्या, भारत परिषद अधिनियम। तो आपको जस्ट आपको 1919 में आपको क्यों ला दिया गया क्या, भारत शासन अधिनियम, तो उसके पीछे कुछ कारण है जिन कारणों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पीछे इसका कारण ये है कि आपको, चूंकि जो भारत परिषद अधिनियम 1919 जो आया था, 1909 आया था, उसमें बहुत सारी खामियां आपको दिखाई देने लगी थी। और जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया था तो एक तो सांप्रदायिकता को ला दिया गया था, और दूसरा चीज की जो इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो क्या हुआ, गलत तरीके से किया गया। आपको जनता खुश नहीं थी, और देखा जाए तो जगह जगह क्या होने लगा, आपको विद्रोह शुरू हो गया, और अलग अलग कई जगहों पर आंदोलन शुरू हो गया। जैसे देखा जाए तो यहाँ पर आपको एनी बेसेंट जी के द्वारा आपको होम रूल लीग आपको आंदोलन शुरू कर दिया गया। उसी तरह से बाल गंगाधर तिलक जो साहब हैं उनके द्वारा क्या कर दिया गया, तो आपको होम रूल आंदोलन शुरू कर दिया गया। तो ये घटनाएं हैं आपको। उसके बाद देखा जाए तो आपको जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसमें भारतीय सैनिकों ने दुखी होने के कारण इसमें क्या किया, आपको हिस्सा फर्स्ट वर्ल्ड वार में तो शामिल हुए थे, लेकिन आपको चूंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो भारतीयों को चूंकि कहा गया था कि भारत को क्या कर दिया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिनके कारण आपको इनके द्वारा काफी विरोध आपको किया गया। तो ये सभी कारण थे जिसके वजह से क्या हुआ, भारत में विद्रोह शुरू हुआ, और आपको क्या किया गया, जल्द से जल्द आपको घोषणा कर दिया गया इस आपको भारत शासन अधिनियम को लाने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हम क्या पढ़ना है, हमें भारत आपको शासन अधिनियम, चूंकि ये शासन अधिनियम है, भारत में शासन लाने के लिए कुछ एक्ट्स हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करना है, चर्चा करना है। तो हमारा भारत शासन अधिनियम है, हमारा क्या है, ये हमारा भारत शासन अधिनियम। भारत हम लोग देखेंगे क्या, तो भारत शासन अधिनियम है हमारा, भारत आपको क्या है, शासन अधिनियम। तो ये भारत शासन अधिनियम कब लाया गया है दोस्तों, तो ये लाया गया है कब, 1919 में लाया गया है भारत शासन अधिनियम। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या कारण देखते हैं, क्या देखते हैं, भारत शासन अधिनियम लाए जाने के कारण क्या था। हर चीज के पीछे क्या होता है, घटना होता है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि आपको कि इसका कारण क्या है कि इस चीज को लाया जा रहा है। यहाँ पर क्या है हमारा कारण, तो कारणों को जानते हैं। सबसे पहला चीज कारण था कि यहाँ पर किया गया कि आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार में, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल कर लिया गया, लेकिन ये कहा गया था कि आपको भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, लेकिन स्वतंत्र नहीं किया गया। यानी कि भारतीयों को लुभाकर प्रथम विश्व युद्ध में शामिल किया गया। प्रथम विश्व युद्ध में क्या किया गया, युद्ध में शामिल किया गया भारतीयों मतलब क्या, भारतीय सैनिकों को युद्ध में शामिल किया गया, ये कह करके कि भारत को क्या कर दिया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा। लेकिन भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली, जिसके वजह से अलग अलग जगहों पर क्या हो गया, हमारा विद्रोह शुरू हो गया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपको देखा जाए तो एनी बेसेंट के द्वारा, किसके द्वारा, एनी बेसेंट जो थी उनके द्वारा क्या कर दिया गया था,
तो शुरू कर दिया गया क्या, आपको होम रूल शुरू कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, होम रूल शुरू कर दिया गया था। उसी तरह से आपको बाल गंगाधर जो तिलक थे, क्या थे, बाल गंगाधर तिलक साहब के द्वारा क्या कर दिया गया, बाल गंगाधर आपको तिलक, तो तिलक साहब के द्वारा क्या कर दिया गया, इनके द्वारा भी होम रूल आपको शुरू कर दिया गया था। तो ये आपको अलग अलग जगहों पर देखा जाए तो यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो ये सब चीजें आपको होने लगी जगह जगह पर, आप अंग्रेजों को काफी विरोध होने लगा। तो चूंकि अंग्रेजों ने इसमें सुधारने के लिए क्या किया, आपको एक घोषणा जारी किया। तो इसको सुधारने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर सुधारने के लिए, यहाँ पर सुधार के लिए अंग्रेजों की तरफ से प्रयास क्या किया गया, तो एक घोषणा किया गया। तो घोषणा कौन किया था, तो उस समय के जो तत्कालीन आपको उस समय के भारत के राज्य सचिव वहां पर थे, कौन, आपको मॉन्टेग्यू थे। तो यहाँ पर सुधार के लिए क्या किया गया, घोषणा 20 अगस्त क्या किया गया, 20 अगस्त 1917 को आपको तत्कालीन, आपको डायरेक्ट नाम लिख देते हैं यहाँ पर, आपको मॉन्टेग्यू के द्वारा, मॉन्टेग्यू के द्वारा क्या कर दिया गया, द्वारा घोषणा किया गया। क्या कर दिया गया, घोषणा किया गया। तो घोषणा क्या किया गया था दोस्तों, कि भारत में क्या किया जाएगा, घोषणा किया गया कि भारत में क्या किया जाएगा, भारत में किया जाएगा कि आपको एक अकाउंटेबल, या आपको क्या कहेंगे, तो भारत में एक क्या किया जाएगा, तो सरकार की स्थापना की जाएगी। तो कैसे सरकार की, तो भारत में आपको स्वायत्तता दी जाएगी। क्या दी जाएगी, स्वायत्तता दी जाएगी, यानी कि भारत में आपको क्या किया जाएगा, अकाउंटेबल सरकार की स्थापना की जाएगी। क्या होगी, अकाउंटेबल सरकार। क्या होगा, अकाउंटेबल सरकार। गवर्नमेंट की क्या की जाएगी, गवर्नमेंट की स्थापना की जाएगी। क्या की जाएगी, आपको भारत में क्या होता है, आपको उत्तरदायी सरकार। क्या होता है, उत्तरदायी सरकार की, उत्तरदायी सरकार की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। कहां पर, भारत में। ये भारतीयों को केवल लुभाने के लिए था। तो यहाँ पर क्या घोषणा किया गया दोस्तों, कारण देख लिए कि भारत शासन अधिनियम लाने के पीछे क्या कारण था, तो भारतीयों को लुभाने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में शामिल किया गया था, और ये कह करके कि भारतीयों को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, लेकिन किया गया नहीं। दूसरा कि एनी बेसेंट द्वारा होम रूल, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल, आपको होम रूल शुरू किया गया था। उसके तहत देखते हैं, तो सुधार के लिए क्या किया गया, एकदम आपको जल्दी से क्या किया गया, आपको जो मॉन्टेग्यू थे उस समय के भारत के तत्कालीन राज्य सचिव, उन्होंने क्या किया, एक घोषणा जारी किया 20 अगस्त 1917 को, और घोषणा में कहा गया कि भारत में क्या होगा, एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। ये घोषणा कर दिया जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि इसका नाम क्यों पड़ा भारत शासन अधिनियम। आपको भारत शासन अधिनियम को क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस अधिनियम को दोस्तों, इस अधिनियम को, इस आपको अधिनियम को क्या कहता है, अधिनियम को आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू क्या कहता है, मॉन्टेग्यू चेम्स आपको फोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। क्या कहता है, आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आपको रिफॉर्म क्या कहता है, आपको एक्ट कहा जाता है, सुधार अधिनियम कहा जाता है। क्या कहता है, आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। तो ये मॉन्टेग्यू कौन थे और चेम्सफोर्ड कौन थे, तो जो ये मॉन्टेग्यू थे कौन थे, आपको तत्कालीन क्या थे, आपको राज्य सचिव थे। तत्कालीन क्या थे, तो ये तत्कालीन हुआ करते थे क्या, राज्य सचिव। क्या हुआ करते थे, ये राज्य सचिव थे। जबकि चेम्सफोर्ड कौन थे, तो ये आपको भारत में वायसराय थे। क्या थे, भारत में वायसराय थे। क्या हुआ था, आपको भारत में आपको वायसराय हुआ करते थे। उसके बाद आपको देखते हैं कि देखा जाए एक और फैक्ट के रूप में, तो आपको तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के, तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, तत्कालीन जो पीएम थे,
वो कौन थे, कहाँ के, ब्रिटेन के पीएम, ब्रिटेन के। तो वो कौन थे, आपको लॉर्ड जॉर्ज थे। क्या थे, आपको लॉर्ड जॉर्ज थे। कौन थे, जॉर्ज थे। तो ये आपको क्या, ये सारा फैक्ट है। कारण देख चुके कि क्यों लाया गया है, सुधार के लिए क्या प्रयास किया गया, तो घोषणा कर दिया गया कि ऐसा किया जाएगा। और चूंकि इस अधिनियम को हम क्या कहते हैं, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज रहा। और तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हुए थे कौन थे उस समय, तो आपको लॉर्ड आपको जॉर्ज थे। ये तो फैक्ट्स भी है जिसे आपको समझना चाहिए। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि इस एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान किया गया था, क्या होता है उत्तरदायी सरकार, अकाउंटेबल आपको गवर्नमेंट क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि हमारा क्या है कि अकाउंटेबल जो गवर्नमेंट होता है वो क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है, और किस तरह से इस सरकार की स्थापना की गई, उन सारे पहलुओं को हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं। अकाउंटेबल सरकार, तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा क्या है, उत्तर आपको दायी सरकार का अर्थ क्या होता है, उत्तरदायी सरकार, अकाउंटेबल गवर्नमेंट। यानी कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में भारत में क्या एक सरकार है, और इस सरकार के जो 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और क्या होता है, न्यायपालिका। और कार्यपालिका जो होता है मतलब क्या, जो मंत्री होते हैं, सांसद होते हैं, वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो संसद के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ भी उसी तरह की घटना है। तो उत्तरदायी सरकार की स्थापना की यहाँ पर घोषणा की गई। और भारत में वर्तमान समय में क्या है, केंद्र और राज्य हैं, और यहाँ पर क्या है, उत्तरदायी गवर्नमेंट है, उत्तरदायी सरकार है यहाँ पर। तो उत्तरदायी सरकार का आप तात्पर्य समझ चुके होंगे। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर कि उत्तरदायी सरकार के अंतर्गत इस अधिनियम के तहत क्या क्या प्रयास किया गया था। तो यहाँ पर इस अधिनियम के तहत प्रयास किया गया कि जो हमारा केंद्र है और क्या है हमारा जो राज्य है, वहां पर सरकार, उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर अब इसकी विशेषताओं को थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों कि इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। हम फीचर्स को क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो पहला विशेषता कि आपको उत्तरदायी सरकार की तो स्थापना की जानी थी, केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं हो पाई। केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं हो पाई। क्या हुआ, नहीं हो पाई। लेकिन प्रांत में क्या हुआ, आपको आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो पाई, संभव हो पाया। आपको प्रांत में आंशिक रूप से क्या हुआ दोस्तों, प्रांत में आंशिक रूप से आपको उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो पाई, उत्तरदायी सरकार की स्थापना संभव हो पाई, स्थापना हो पाया। ठीक है। अब तो ये उत्तरदायी सरकार की स्थापना प्रांतों में हो गई और क्या कर दिया गया, केंद्रों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं हो पाई। तो क्या क्या घटनाएं और की गई यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम जो हमारा देश है उस चीज को क्या करते हैं, हम बांटते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सारे चीजों को क्या करते हैं, हम व्यवस्थित करके समझते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर समझते हैं दोस्तों। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारा क्या है, केंद्र है। क्या है, हमारा केंद्र है, और ये हमारा प्रांत का है, इसे हम क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे। ठीक है। तो केंद्र में क्या किया गया यहाँ पर आपको इस अधिनियम के तहत दोस्तों, तो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। क्या की गई, आपको केंद्र में क्या हुआ, आपको डुअल आपको लेजिस्लेचर का क्या किया, व्यवस्था किया गया, द्विसदनीय क्या हुआ, द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। क्या की गई, द्विसदनीय विधायिका की आपको स्थापना कर दी जाती है। कहां पर, आपको कहां पर,
तो केंद्र में। द्विसदनीय का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर वर्तमान समय में देखा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी तरह से वहां भी क्या कर दिया गया, आपको दो सदन का लोअर हाउस और अपर हाउस में क्या कर दिया गया, डिवीजन कर दिया गया, जिसे हम कहेंगे यहाँ पर क्या, हम राज्य परिषद कहेंगे। क्या कहेंगे, राज्य परिषद। अच्छा, इसे किसको बांटा गया था दोस्तों, तो केंद्र में आप जानते हैं कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद हुआ करता था। कौन होता था, आपको देखा जाए तो यहाँ पर केंद्र में क्या था उस समय, तो केंद्रीय, आपको भारतीय केंद्रीय विधान परिषद हुआ करता था। क्या हुआ था, भारतीय आपको केंद्रीय विधान परिषद हुआ करता था। क्या करता था, विधान परिषद हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, ये तो होता था, आपको भारतीय केंद्रीय विधान परिषद हुआ करता था, और भारतीय केंद्रीय विधान परिषद को ही क्या कर दिया गया, द्विसदनात्मक बना दिया गया। आपको द्विसदनात्मक बना दिया गया। क्या कर दिया गया, आपको द्विसदनात्मक बना दिया गया, द्विसदनात्मक बना दिया गया। ठीक है, यानी कि क्या किया गया इसके तहत दोस्तों, तो द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई इसके तहत, और द्विसदनीय के तहत क्या किया गया, यहाँ पर आपको राज्य परिषद और केंद्रीय आपको विधान मंडल था। क्या था हमारा, केंद्रीय विधानसभा हम कहेंगे, विधानसभा में इसको क्या कर दिया गया, बांट दिया गया दोस्तों। अब बता दें यहाँ पर वर्तमान समय में सीट भी दिए जाते हैं, संख्या भी। तो ये जो केंद्रीय हमारा था, इसको कहा जाता है अपर हाउस। क्या कहते हैं, उच्च सदन था। ये हमारे लिए क्या था, ये उच्च सदन का कार्य कर रहा था, और ये निम्न सदन का कार्य कर रहा था। ये निम्न सदन था हमारा, क्या था, निम्न सदन था। चलिए, पहला कार्य क्या किया गया, तो द्विसदनीय व्यवस्था का स्थापना किया गया था, और राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया, जिससे राज्य परिषद को उच्च सदन और आपको निम्न सदन किसे कहा जाता है, केंद्रीय विधानसभा को कहा जाता है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर, तो इसके सदस्यों की जो संख्या थी, आपको सदस्य की संख्या कितनी थी, आपको 60 थी, और 60 को किस में बांट दिया गया था, तो कुछ सदस्यों को निर्वाचित किया जाता था और कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। तो ये आपको 60 जो है हमारे, इसमें से 34 का निर्वाचन होता था। क्या होता था, निर्वाचन होता था, और जो 26 हुआ करते थे उनका मनोनयन होता था, यानी कि मनोनीत किया जाता था। क्या किया जाता था, मनोनीत किया जाता था। उसी तरह से यहाँ पर बात किया जाए तो इसकी संख्या कितनी थी, 144 थी, जिसमें से आपको 104 जो सदस्य थे इनका निर्वाचन होता था। क्या होता था, निर्वाचन होता था। बाकी का आपको क्या होता था, आपको मनोनयन होता था। क्या होता था, मनोनयन होता था। तो क्या होता था दोस्तों, तो ये मनोनयन का काम होता था। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, चलिए थोड़ा सा और चीजों को यहाँ पर जान लेते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर प्रांत का, थोड़ा सा इसे हम क्या कहेंगे, प्रांत। और इसमें क्या व्यवस्था किया गया था दोस्तों, केंद्र में ही पहला तो आपको द्विसदनात्मक व्यवस्था किया गया था। ये हमारा राज्य परिषद, केंद्रीय विधान परिषद 60 और 104, आपको क्या था हमारा 144 आपको मेंबर हुआ करते थे, और इस तरह से आपको संख्या था। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों, ये जो निर्वाचन होता था, पहली बार आपको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो रही है। पहली बार प्रत्यक्ष आपको निर्वाचन प्रणाली की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली की शुरुआत हो रही है। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो पहली बार क्या किया जा रहा है यहाँ पर दोस्तों, पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार, महिलाओं को मतदान का क्या अधिकार दिया गया दोस्तों। और मत देने का अधिकार किनको था, मतदान का अधिकार किसको था, तो जिनके पास आपको क्या हो, जो ज्यादा कर चुकाते होंगे, ठीक है, जो ज्यादा टैक्स भरते होंगे, और या जो क्या होंगे, जो धनी व्यक्ति होंगे, या जो क्या होगा, शिक्षित होगा। क्या होगा,
शिक्षित वर्ग होता था उन्हीं को मत देने का क्या था, अधिकार था। तो ये सारी इस तरह की व्यवस्था थी, कहां पर आपको केंद्र में व्यवस्था कर दी गई थी। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो निर्वाचन का बात किया जाए तो यहाँ पर आपको जो हमारा आपको 1909 में जो अलग अलग जातियों के लिए निर्वाचक क्षेत्र जो बन रहा था, जैसे मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का विकास किया था, उसी तरह से यहाँ पर कुछ और भी जातियां थी जिसके लिए आपको अलग अलग आपको सांप्रदायिकता को देखा जाए तो बढ़ावा दिया गया। यहाँ पर क्या कर दिया गया दोस्तों, तो सांप्रदायिकता को आपको बढ़ावा दिया गया। क्या कर दिया गया, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया। और इसके अंतर्गत क्या किया गया, तो मुस्लिम के अलावा जो क्या थे, आपको जो भारतीय ईसाई थे, कौन थे, भारतीय ईसाई, उनको प्लस आपको जो यूरोपीय थे, कौन थे, आपको यूरोपीय थे, भारतीय यूरोपीय थे, उनको भी क्या कर दिया गया। यहाँ पर आंग्ल जो भारतीय थे उनको भी, एंग्लो इंडियन जो थे आंग्ल भारतीयों को भी क्या कर दिया गया, तो अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। और साथ साथ आपको सिखों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की क्या कर दी गई, आपको व्यवस्था कर दी गई दोस्तों। सिखों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, यूरोपियों के लिए, और आपको भारतीय जो ईसाई थे उनके लिए क्या कर दिया गया, अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दी गई। यानी सांप्रदायिकता को और बढ़ावा आपको दिया जाने लगा। तो ये तो काम हुआ किसके तहत, आपको यहाँ पर देखा जाए तो एक केंद्र के अंतर्गत, यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था की गई, ये सारी चीजें हुई। उसके बाद देखते हैं कि प्रांतों में क्या किया गया। यहाँ पर दोस्तों, तो केंद्र में क्या हुआ था, आपको उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं हो पाई थी, क्योंकि यहाँ पर विषयों का बंटवारा नहीं हो पाया था। क्या हुआ था, जो विषय थे उनका बंटवारा नहीं हुआ था, और उसको कौन आपको गवर्न करेगा, ऐसी चीजें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही थी। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर, तो ये विशेषता है। उसके बाद और क्या क्या आपको विशेषताएं थी, तो देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर देखा जाए तो चूंकि यहाँ पर शासन को क्या करना था, हमें आपको चलाना था, तो शासन को चलाने के लिए चलाएगी कौन, तो कार्यपालिका, लेकिन उसके लिए विषय वस्तु तो होना चाहिए ना। तो इसलिए क्या किया गया, इसको ध्यान में रखते हुए आपको सर्वप्रथम भारत में जितने भी विषय थे उन विषयों को क्या किया गया, चुना गया। क्या कर दिया गया, आपको विषय का बंटवारा किया गया। क्या किया गया, विषयों का बंटवारा किया गया। इसे विषयों का बंटवारा किया गया। तो यहाँ पर अगला जो काम हुआ, यहाँ हमारा जो अगला फीचर्स है, आपको क्या हुआ, विषय सूची का बंटवारा किया गया। क्या किया गया, विषय सूची क्या है, विषय सूची का क्या किया गया, बंटवारा किया गया। क्या किया गया, आपको बंटवारा किया गया इसके तहत। और बंटवारा किया गया था आपको विषय सूची का, तो इस विषय को क्या कर दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया। एक आपको केंद्रीय विषय और दूसरा प्रांतीय विषय। क्या था हमारा, केंद्रीय विषय अलग कर दिए गए थे, और प्रांतीय विषय क्या कर दिए गए थे, अलग कर दिए थे। केंद्रीय विषय अलग और प्रांतीय विषय अलग कर दिया गया था। इसके तहत दोस्तों विषयों का बंटवारा कर दिया, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय का बंटवारा कर दिया गया था। और पहली बार जब विषयों का बंटवारा किया गया, तो यहाँ पर जो केंद्र था उसको केंद्रीय बजट को क्या कर दिया गया, प्रांतीय बजट से, राज्य बजट से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। पहली बार आपको पहली बार यहाँ पर क्या किया जा रहा है दोस्तों, एक और थोड़ा सा यहाँ पर चीज को थोड़ा सा यहाँ पर और दर्शा दें। फिर से पुनः क्या किया गया, प्रांतीय विषय को दो भागों में बांट दिया गया। आपको आरक्षित विषय क्या कर दिया गया, आरक्षित विषय, और आपको क्या था, दूसरा था हमारा हस्तांतरित विषय। क्या कर दिया गया, हस्तांतरित विषय में क्या कर दिया गया था, हस्तांतरित विषय में इसको बांट दिया गया था। तो हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों, कि विषयों को लिया गया और विषय सूची को क्या कर दिया गया, डिवीजन कर दिया गया, क्लासिफिकेशन कर दिया गया, और उसे केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। एक केंद्र सरकार को दे दिया गया, और ये जो था हमारा प्रांतीय विषय प्रांतीय सरकार को दे दिया गया, और पुनः फिर से क्या कर दिया गया, प्रांतीय विषय को फिर से दो भागों में बांट दिया गया।
जिसे हम आरक्षित आपको विषय और आपको हस्तांतरित विषय के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। आरक्षित विषय में देखा जाए तो ये जो आरक्षित विषय था, ये क्या होता था कि यहाँ पर आपको गवर्नर जनरल प्लस उसकी कार्यकारिणी परिषद के द्वारा इसका संचालन किया जाता था। कारिणी परिषद के द्वारा इसका संचालन किया जाता था। जबकि इसका जो संचालन है आपको गवर्नर जनरल के साथ साथ आपको जो मंत्रीगण हुआ करता था, भारतीय मंत्रीगण के द्वारा इसका संचालन होता था। क्या होता था दोस्तों, भारतीय मंत्रीगण के द्वारा इसका संचालन होता था। और भारतीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी थे, तो केंद्रीय विधान जो हमारा विधानसभा था उसके प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे, और एक किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। अब आरक्षित विषय के अंतर्गत कौन कौन से विषय थे, तो जितने भी देखा जाए तो यहाँ पर राजस्व का विषय देखा जाए, ठीक है, वित्त विषय देखा जाए, आपको सैनिक से संबंधित अगर चीज देखा जाए तो सभी कहां पर थे, ये आपको आरक्षित विषय के अंतर्गत आते थे। अर्थात देखा जाए तो जितने पैसे वाले जो चीज थी वो किसके अंतर्गत रख दिया गया था, आरक्षित विषय के अंतर्गत। और जितना फालतू का जो चीज था वो कहां पर रख दिया गया था, आपको हस्तांतरित विषय के अंतर्गत। जैसे यहाँ पर आपको देखा जाए तो कृषि है, क्या हमारा कृषि है, आपको स्वास्थ्य है, आदि चीजों को इसमें क्या कर दिया गया था, शामिल कर दिया गया था। तो ये आपको विषयों का बंटवारा कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों, प्रांतों में। तो यहाँ पर ये चीज था, हमारा विषयों का बंटवारा कर दिया गया। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो केंद्रों में देखे थे कि आपको इस तरह से डिवीजन किया गया, प्रांतों में देख लिया कि प्रांत में क्या किया गया है, लेकर के केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय में बांट दिया गया है। तो प्रांत में क्या किया गया था दोस्तों, फिर से प्रांतीय विषय को दो भागों में बांट दिया गया है, और यहाँ पर आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में से क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया। आरक्षित विषय कौन चला रहा है और आपको हस्तांतरित विषय किसके अंडर में है, ये सारी चीज आप देख चुके हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसमें और कौन कौन से सुधार हुए हैं आपको। तो ये था हमारा भारत शासन अधिनियम 1919 का। तो चूंकि यहाँ पर ये जो भारत शासन अधिनियम बनाया गया था, इसके लिए एक आपको एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाना था कि चूंकि फिर से भारत में किसी तरह का विद्रोह या आंदोलन या जो भी चीजें हैं आपको नहीं की जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको क्या किया गया था, यहाँ पर कुछ आपको आयोग का भी गठन किया गया था। थोड़ा सा एक और चीज देखें दोस्तों, तो ये जो हमारा क्या था, भारतीय शासन जो अधिनियम था, ये चूंकि ये हमारा क्या है 1919 में, इसके तहत क्या किया गया, चूंकि भारत के शासन को चलाने के लिए आपको जानते हैं कि जो भारत के जो प्रशासक होते हैं तो उनके द्वारा शासन को अच्छा से चलाया जाता है। तो इसके लिए क्या किया गया, यहाँ पर एक 1923-24 में क्या किया गया यहाँ पर दोस्तों, 1923-24 में ली आयोग के सिफारिश पर, किसके आयोग के सिफारिश पर, ली आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया दोस्तों, ली आयोग का गठन किया गया। और इस ली आयोग के सिफारिश पर आपको 1926 में क्या किया गया दोस्तों, 1926 में आपको क्या किया गया, तो केंद्रीय सिविल सेवा की शुरुआत की जा रही है। क्या की जा रही है दोस्तों, केंद्रीय सिविल सेवा की क्या की जा रही है, शुरुआत की जा रही है। और देखा जाए तो इस अधिनियम के तहत और क्या क्या किया गया था प्रयास, तो केंद्रीय सिविल सेवा की शुरुआत कब की जा रही है, 1926 में की जा रही है। किसके सिफारिश पर, तो 1923-24 में गठित किया गया था क्या, ली आयोग, उसी आयोग के सिफारिश पर किया गया था। एक और बात दोस्तों, यहाँ पर जो भारत का जो राज्य सचिव था, कौन था, भारत का राज्य सचिव, उसको एक कार्य ये दिया गया कि यहाँ पर भारत में क्या करेगा, एक आपको नियंत्रक लेखा परीक्षक का नियुक्ति करेगा। क्या करेगा, भारत में नियंत्रक लेखा परीक्षक की
क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। क्या करेगा दोस्तों, लेखा आपको भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या करेगा, आपको नियुक्ति किया जाएगा इसके तहत। तो अब देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। उसके बाद चूंकि ये जो हमारा अधिनियम था, ये अधिनियम कितना कारगर साबित हुआ है, इसके लिए क्या किया गया था, यहाँ पर प्रावधान किया गया कि इसके लिए आपको क्या किया जाएगा, आने वाले समय में एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। और वो वैधानिक आयोग आपको ये जो हमारा इस भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में कितनी आपको प्रगति हुई है, उस प्रगति का समीक्षा करना था उस वैधानिक आयोग का। तो वैधानिक आयोग को गठित, वैधानिक आयोग का काम क्या था, तो ये बताना था कि कितना प्रगति हुआ है इस आपको अधिनियम के तहत। और आगे चल करके आप जानते हैं कि इसके लिए साइमन कमीशन का किया जाएगा, गठन किया जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, तो साइमन कमीशन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आपको जानेंगे कि क्या है हमारा साइमन कमीशन। तो आगे देखते हैं कि क्या है हमारा साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन ने चूंकि उसका काफी विरोध हुआ था भारत में, तो उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। साइमन कमीशन है हमारा, तो देखते हैं अगला हमारा क्या है, साइमन आयोग है। क्या है दोस्तों, साइमन आयोग, जिसे हम साइमन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। इसे व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों कि यहाँ पर क्या किया गया, नवंबर 1927 में क्या किया गया, आपको नवंबर 1927 में क्या किया गया, ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया गया, ब्रिटिश आपको सरकार द्वारा दोस्तों, ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश आपको सरकार द्वारा क्या किया गया, सर जॉन साइमन, क्या था हमारा नाम, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में आपको क्या किया गया, तो एक आयोग का गठन किया गया जिसे हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। सर जॉन साइमन के नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन के द्वारा क्या किया गया, इनके कहने पर, ब्रिटिश सरकार के कहने पर इनके द्वारा क्या किया गया, गठन किया गया। सरकार ने गठित की थी और चूंकि इनके नाम पर किया गया था, और क्या किया था, ये लेकर के आए थे साइमन कमीशन को यहाँ पर, और इसे गठन कर दिया गया दोस्तों। और ये आया था कब, तो फरवरी 1928 में आया था। कब आया था, 3 फरवरी 1928 में भारत में प्रवेश किया। और इसके जितने भी सदस्य थे वो आपको, सदस्यों की संख्या 7 थी और सभी अंग्रेज थे। कौन थे, सभी अंग्रेज थे। ये सभी व्हाइट मेंबर थे और इसलिए इसे व्हाइट कमीशन के नाम से, यानी कि सभी सफेद आपको यानी कि व्हाइट मतलब क्या, गोरे व्यक्ति शामिल थे इसमें, इसीलिए इसे व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपको व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। और चूंकि इसमें सभी के सभी क्या थे, भारतीय थे। शासन चल रहा है भारत में, और कहाँ से व्यक्ति आ रहा है जांचने के लिए, तो ब्रिटेन से आ रहा है व्यक्ति जांचने के लिए। सभी व्यक्ति कौन है, तो आपको ब्रिटेन के हैं। इसलिए भारत में इसका क्या किया गया, काफी विरोध किया गया। क्या किया गया, इसका विरोध किया गया और कहा गया साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, यानी कि साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ का नारा लगाया गया। तो ये था हमारा क्या, साइमन कमीशन। और इसके आने से बहुत सारी समस्याएं हुई थी। उसके बाद देखते हैं कि 1930 में इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। 1930 में अपना रिपोर्ट क्या किया दोस्तों, प्रस्तुत किया। क्या किया, प्रस्तुत किया। और प्रस्तुत करने के बाद ये सिफारिश किया किन किन चीजों का, उस चीजों को हम लोग क्या करेंगे, जानते हैं। क्या करेंगे, सिफारिश किन किन चीजों का। हालांकि हम साइमन कमीशन को आगे पढ़ेंगे, आपको क्या, तो हिस्ट्री में आपको पढ़ेंगे सिफारिश किन किन चीजों का किया, उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो पहला जो सिफारिश था इसका, तो इसने कहा गया कि आपको संघ की स्थापना की जाए। क्या की जाए, संघ की आपको स्थापना की जाए, ये कहा गया था इसके द्वारा। उसके बाद
आपको जो प्रांत में क्या है, द्विसदना क्या हमारा द्वैध शासन है। हालांकि देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज आपको थोड़ा सा वहां पर भूल गए थे। प्रांतों में क्या किया गया यहाँ पर थी आपको भारत शासन अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत क्या किया गया था, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लाया गया था, जबकि प्रांतों में क्या किया गया था, द्वैध शासन व्यवस्था लाया गया था। द्वैध शासन व्यवस्था यानी कि उसके तहत क्या किया गया था, विषयों को दो भागों में बांट दिया गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय के रूप में क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था। तो ये सारी कहानी है। तो आगे बढ़ते हैं। क्या था, तो संघ की स्थापना की जाए और द्वैध शासन प्रांत के द्वैध शासन को समाप्त किया जाए। आपको प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त किया जाए। क्या किया जाए, प्रांतीय द्वैध शासन को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। इसने सिफारिश किया। उसके बाद कहा कि भारत में जिस तरह से आपको सांप्रदायिकता जारी है उसी तरह से जारी रखा जाए, सांप्रदायिकता को जारी रखा जाए। सांप्रदायिकता को क्या किया जाए, सांप्रदायिकता को आपको जारी रखा जाए। ये आपको कहा गया था किसके तहत, तो इसके तहत। और ये अपना तो सिफारिश कर दिया गया। उसके बाद सिफारिश करने के बाद आपको दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर सिफारिश के जब दे दिया इसने, तो क्या किया गया, ब्रिटिश सरकार ने क्या की, तो ब्रिटिश सरकार प्लस आपको जो भारतीय हमारा ब्रिटिश भारत था और देसी रियासतें थे, वहां के जो प्रतिनिधि हुआ करते थे उनको लेकर के बैठक बुलाया गया। और इसके लिए ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। क्या हुए, जब सिफारिश पर चर्चा करने के लिए कर गए। दोस्तों इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं और आगे देखते हैं क्या कहानी थी। तो जब सिफारिश किया गया था किसके द्वारा, आपको साइमन कमीशन के द्वारा सिफारिश किया गया। इन सारे विषयों को लेकर के सिफारिश किया कि ऐसे ऐसी चीजें होनी चाहिए भारत में। तो सिफारिश के जांच के लिए, सिफारिश पर चर्चा के लिए, सिफारिश पर आपको चर्चा के लिए क्या किए गए दोस्तों, तो ये चर्चा में कौन भाग लेते थे, तो चर्चा में भाग लेते थे आपको ब्रिटिश सरकार तो भाग लेती ही थी, आपको ब्रिटिश भारत के जो मेंबर थे प्रतिनिधि वो भी भाग लेते थे, और देसी रियासत के प्रतिनिधि इसमें भाग लिया करते थे। और इसके लिए क्या किया गया, सिफारिश पर चर्चा करने के लिए आपको क्या किया गया, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। क्या हुआ, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। क्या हुआ, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। और 3 जो हुआ था 1930, 1931 और 1932। इसमें क्या हुआ था, आपको गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ था। और सेकेंड वाला में क्या किया गया था, तो महात्मा गांधी भाग लिए थे। जबकि आपको देखा जाए तो जो भीमराव अंबेडकर साहब हैं वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। क्योंकि ये हमारा अलग विषय है, इसको अलग से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। और कहाँ पर बुलाया गया था, लंदन में बुलाया गया था। 1930, 31, 32 में लगातार हुआ था। और आपको दूसरे जो हमारा गोलमेज सम्मेलन था उसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे। और तीनों में भाग लिए थे कौन, आपको भीमराव अंबेडकर साहब ने भाग लिया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, तो सिफारिश किया गया, तो सिफारिश पर चर्चा की नहीं, गोलमेज सम्मेलन बैठाया गया। अब गोलमेज सम्मेलन पर जब बैठक हो गया, चर्चा हो गया, तो यहाँ पर अब क्या किया गया, इस चीज को चर्चा करने के बाद आपको जो ब्रिटिश संसद थी उसने क्या किया, ब्रिटिश जो संसद थी उस वहां पर इसको ले जाया गया। कहां पर, ब्रिटिश संसद के पास इसको ले गया। कहां पर, तब ब्रिटिश संसद ने जो सुझाव दिया उस सुझाव को शामिल कर दिया गया। किस में, आपको तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में उस विषय वस्तु को क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया था। तो ये सारी चीजें थी साइमन कमीशन से। एक और चीजें जुड़ी है आपको इससे, जिसे हम बताएंगे। यहाँ पर देख रहे थे दोस्तों कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए एक और आपको एक अवार्ड आया था, जिसे हम क्या कहते हैं, सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जानते हैं। और ये कौन लाया था, तो उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो अगला हमारा क्या है, सांप्रदायिक अवार्ड, जो 32 में इसको लाया गया था। कब लाया गया था,
एक है हमारा अगला क्या, सांप्रदायिक अवार्ड, क्या कहते हैं, सांप्रदायिक अवार्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, सांप्रदायिक। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कब लाया गया था, 1932 में दोस्तों लाया गया था। और तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे आपको, तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे दोस्तों आपको मैकडोनाल्ड, कौन थे, मैकडोनाल्ड थे, मैकडोनाल्ड आपको हुआ करते थे प्रधानमंत्री। और मैकडोनाल्ड ने क्या किया कि भारत में क्या किया कि आप देख रहे थे कि मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे और जमींदार थे, उनके लिए तो आपको निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दी। इन्होंने क्या किया, दलितों के लिए आपको अलग निर्वाचन क्षेत्र के लिए क्या किया, एक आपको घोषणा कर दी, क्या कर दी, आपको दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, अलग निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की, अलग निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की, क्या की, अलग निर्वाचन क्षेत्र की क्या की, घोषणा की। अब इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अलग निर्वाचन क्षेत्र की क्या कर दी गई, घोषणा कर दी गई। अब क्या कर दिया गया यहाँ पर दोस्तों, तो इस समय यरवदा जेल में आपको थे कौन, महात्मा गांधी। इन्होंने इसका क्या किया, विरोध किया और अनशन पर क्या हो गए, बैठ गए। महात्मा गांधी यहाँ पर देखा जाए तो महात्मा गांधी यरवदा जेल में, महाराष्ट्र में पड़ता है, यरवदा जेल में अनशन पर, इसके विरोध में, जेल में इसके विरोध में अनशन पर क्या हो गए, अनशन पर बैठ गए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, चूंकि जब भी महात्मा गांधी बैठते थे तो तमाशा शुरू हो जाता था। तो जब अनशन पर बैठे तो आपको क्या था, जो कांग्रेस नेता प्लस आपको दलित नेताओं की बैठक यरवदा जेल में हुई। बैठक कहाँ हुई, यरवदा जेल में हुई। और तब क्या हुआ, उन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ, क्या कहते हैं, समझौता। और चूंकि ये जो जेल है महाराष्ट्र के पुणे क्षेत्र में पड़ता है, इसीलिए इस आपको समझौता को पुणे पैक्ट या पुणे समझौता कहा जाता है, पुणे समझौता या इसे पुणे पैक्ट कहा जाता है, पुणे समझौता या इसे पुणे पैक्ट कहा जाता है, पुणे समझौता 1932 के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी घटनाएं हैं आपको। उसके बाद हम लोग जानेंगे, तो ये रहा हमारा दोस्तों क्या, आपको चूंकि हम 3 बात विषय वस्तुओं के बारे में चर्चा करते हैं, थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश करते हैं इन चीजों को कि आपको थोड़ा सा अगर पढ़ रहे हैं तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो अगर हम बात करें, आपको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं इस चीज को। तो बात हम कर रहे थे दोस्तों कि आपको 1919 में क्या किया गया, भारत शासन अधिनियम लाया गया। तो ये क्या था हमारा शासन अधिनियम, तो शासन लाया गया, क्यों लाया गया दोस्तों, तो कारण क्या था, यहाँ पर भारत में जगह जगह विद्रोह शुरू हो गया था। तो उसके बाद इस चीज को कम करने के लिए या दूर करने के लिए सरकार ने तुरंत आपको एक्शन में आ गई और उसने क्या कर दी, घोषणा कर दी, आपको 1917 में घोषणा कर दी 20 अगस्त 1917 को घोषणा कर दी कि भारत में क्या होगा, आपको एक अकाउंटेबल क्या होगी, गवर्नमेंट की स्थापना की जाएगी, यानी कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। और ये उत्तरदायी सरकार किस तरह की होगी तो हम आपको बताते हैं। उत्तरदायी सरकार का अभिप्राय होता है आपको कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगा,
सारी चीजों को समझाने के लिए। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, तो देखा जाए कि आगे जब हम यहाँ पर देखें दोस्तों, तो केंद्र में आपको जो हमारा उत्तरदायी सरकार की स्थापना संभव नहीं हो पाई और नहीं हो पाया, जबकि प्रांतों में आपको जो क्या था, हमारा उत्तरदायी सरकार की स्थापना संभव हो पाई थी। इसके लिए क्या किया गया, केंद्र में आपको द्विसदनीय व्यवस्था को लाया गया था, जबकि प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था को लाया गया था। एक और चीज आपको बता दें दोस्तों कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लाने का जो जनक माना जाता है, लियोनस कार्टियस को माना जाता है। किसको माना जाता है? आपको प्रांतों में, इसको मिटाते हैं और आपको बता दें थोड़ा सा दोस्तों फिर से, आपको प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था के जनक किसे माना जाता है? लियोनस कार्टियस को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? लियोनस कार्टियस को माना जाता है। लियोनस प्रांतों में लिख देते हैं यहाँ दोस्तों, प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था का जनक कौन है? लियोनस कार्टियस। तो इस तरह दोस्तों क्या किया गया, केंद्र में आपको क्या किया गया, द्विसदनीय व्यवस्था लाया गया था, प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था लाया गया था। तो क्या किया गया, इसके लिए सबसे पहले क्या किया था, तो विषय वस्तुओं को बांट दिया गया। जो विषय सूची थी उसको क्या कर दिया गया, विषय सूची का मतलब जितने भी सब्जेक्ट से उनको लिया गया और बांट दिया गया किसमें, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय में। केंद्रीय विषय केंद्र को दे दिया गया, प्रांतीय विषय प्रांत को दे दिया गया। और ये प्रांत के जो विधानमंडल था उसको अपने बजट पर कार्य करने के लिए कह दिया गया, उसको स्वतंत्र कर दिया गया। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो हमारा केंद्रीय क्या था, हमारा केंद्र में आपको द्विसदनीय व्यवस्था, प्रांत में द्वैध शासन। तो आपको द्विसदनीय के तहत क्या किया गया था, तो विधान आपको उच्च सदन और निम्न सदन का गठन किया गया था। इसमें मेंबरशिप देख लिए हैं और आपको निर्वाचन कैसे होता था देख लिए हैं। पहली बार महिलाओं को आपको इसमें अधिकार दिया गया, ये देख लिए हैं। सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया, देख लिए हैं। उसके बाद देख रहे हैं कि जो हमारा प्रांत था, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लाया गया। द्वैध शासन व्यवस्था लाने के लिए विषयों को दो भागों में बांट दिया गया और दो लोगों के द्वारा चलाया जाने लगा। इसी को तो कहते हैं द्वैध शासन व्यवस्था। और दो जो बड़ी थी, दो निकाय कौन थी जिसके द्वारा शासन को चलाया जा रहा था, तो एक थी गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद जो आपको आरक्षित विषय को लेकर के चलाती थी, और दूसरा जो हमारा बड़ी था वो था गवर्नर प्लस आपको भारतीय मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे वो थे, और इनके द्वारा संचालन किया तथा विषयों को बांट दिया गया था। तो इस तरह से, लेकिन आगे चल करके जो द्वैध शासन व्यवस्था था दोस्तों 1935 में इसका क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और इस द्वैध शासन व्यवस्था के बारे में आपको बता दें कि द्वैध शासन व्यवस्था का जो शुरुआत है आपको पिट्स इंडिया एक्ट से माना जाता है। और उस आपको द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था कब, तो आपको 1858 के आपको जो हमारा आया था क्या शासन अधिनियम, उसमें क्या कर दिया गया था, इसको समाप्त कर दिया गया था। तो ये सब सारी चीजें हैं आपको। तो तीन चीजों के बारे में हम लोग पढ़े, एक हमारा भारत शासन अधिनियम 1919, उसके बाद साइमन कमीशन, और एक आपको सांप्रदायिक अवार्ड था या इसे सांप्रदायिक पंचायत भी कहा जाता है, मैकडोनाल्ड के समय में आया था। ये सारी विषय वस्तुएं हैं। तो हमें विश्वास है कि दोस्तों आप इसे आपको अच्छे से पढ़ेंगे। तो बस इतना ही आज इस लेक्चर में, इतना ही हम करेंगे। उसके बाद मिलेंगे अगले आपको जो भी हमारा क्या है, जो अधिनियम आएगा, जैसे 35 का अधिनियम आने वाला है, तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कक्षा में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।